बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए लेक्चर के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। हमारा आज मौजू है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा जाए तो दुरुस्त होगा कि ये पिछले लेक्चर का ही तसलसल है। उसमें भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आप उसको भी देखिए और इसको शुरू करते हैं कि बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये देखा कि ये एक इर्तिकाई प्रोसेस की पैदावार है, अनरिटन है, रिटन और अनरिटन हमें नज़र आता है। इसके अलावा हमें फ्लेक्सिबल नज़र आता है। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हमने देखा है, और पार्लिमानी निज़ाम जो है उसके मतलब हमने बात की है। तो आज हम जो है नए पॉइंट्स के साथ इसको शुरू कर रहे हैं, और वो है टू पार्टी सिस्टम। बरतानिया में अमेरिका की तरह टू पार्टी सिस्टम राइज है। दो सियासी निज़ाम इसको कहा जाता है। अमेरिका में ये इंतहाई कामयाबी से और बरतानिया में भी बहुत कामयाबी से चल रहा है। सिर्फ दो जमातें जो हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी, तो ये दोनों जो हैं वो अपने अवाम की अक्सरियत से बरसे इक़्तिदार आती हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वहाँ और सियासी जमातें नहीं हैं। उन सियासी जमातों की अहमियत भी है मगर कम है, और उनको पजीराई भी मिलती है। लोग वोट डालते हैं उनको भी, लेकिन कम मिलते हैं। ये जब काफ़ी अरसे बाद कंजर्वेटिव पार्टी बरसे इक़्तिदार आई तो डेविड कैमरॉन ने गवर्नमेंट बनाई, तो उसकी हुकूमत जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी नहीं बन रही थी। तो उसने लिबरल पार्टी के इश्तराक से एक मखलूत गवर्नमेंट जो है वो बनाई। कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट जब बनी डेविड कैमरॉन की क़यादत में, तो वो लिबरल पार्टी के तावन से बनी। तो इस तरह से वो सियासी जमातें जो हैं जो लेबर और कंजर्वेटिव के अलावा हैं, उनको कुछ ना कुछ सीट्स मिलती हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं आती कि वो अपनी ख़ुद से गवर्नमेंट जो है वो बना सकें। इसमें हम ये बात सामने आती है कि वहाँ दो पार्टी निज़ाम ही, टू पार्टी सिस्टम ही मौजूद है, और इस चीज़ ने बरतानवी आइन को काफ़ी हद तक मुतासर भी किया है। और अब इसने बाकायदा तौर पर एक रवायती शक्ल इख्तियार कर ली है कि एक अरसा दराज से लेबर और कंजर्वेटिव के अलावा कोई पार्टी और बरसे इक़्तिदार नहीं आई। अब इनमें भी ज़ाहिर है इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होने के बाद एक पार्टी अक्सरियती मेजॉरिटी पार्टी बनेगी और दूसरी जो है वो मिनॉरिटी पार्टी बनेगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इनमें एक कोऑर्डिनेशन जो है वो रहता है। जो मेजॉरिटी पार्टी है वो महज अक्सरियत की बिना पर अक़लियत को साइड लाइन नहीं करती, और जो अक़लियत है वो ये सोचकर कि मेरा काम तो महज तनकीद करना है, और वो तनकीद बराए तनकीद करती चली जाए, ऐसा भी हरगिज़ नहीं होता। वो गैर ज़रूरी तनकीद से और गैर तामीरी तनकीद से गुरेज करते हैं, परहेज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता। आम तौर पर ऐसा नहीं होता। वो अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी पार्टी जो है, बरसे इक़्तिदार पार्टी, उसकी ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो मिनॉरिटी को साथ लेकर चले, और हर अच्छे काम में, हर तरह के काम में उसको भी अपना साथी बनाए। और मिनॉरिटी पार्टी जो है वो भी सिर्फ महज तनकीद पर ही इक्तफ़ा नहीं करती, बल्कि अक्सरियत के अच्छे कामों की तारीफ़ करती है, और जो काम गलत हैं ज़ाहिर है उन पर तो तनकीद होना ही है। अवाम जो हैं वो इस सूरत हाल में वो इन पर गहरी नज़र रखते हैं, और ये दोनों पार्टियां मिलकर पार्लियामेंट में मामलात
طے کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ وہاں اگرچہ دو میجر پارٹیز ہیں، لیکن ان میں ہمیں سخت ایک جماعتی ڈسپلن جو ہے وہ نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں کسی قسم کی فلور کراسنگ نہیں ہوتی، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی، کوئی اپنی ہی پارٹی کے خلاف اٹھ کر بات یا ووٹ نہیں کرتا، کوئی شخص اپنی پارٹی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عوام اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی پارٹی چھوڑ کے وہ آئندہ الیکشن میں کسی دوسری پارٹی کی طرف چلا جائے اور ان سے ٹکٹ لے لے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دوسری پارٹی اس آنے والے ممبر کو کبھی بھی ویلکم نہیں کہتی۔ اس کی وجہ عوام کا شدید رد عمل، کیونکہ جیسا میں نے یہ بات کہی کہ ٹو پارٹی سسٹم جو ہے اب یہ ایک روایتی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اس نے بھی اس آئینی ارتقاء کو مکمل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ اس قسم کا رسک ہرگز نہیں لے سکتا کہ وہ اپنی پارٹی چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں چلا جائے، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ نہ وہ خود پارٹی چھوڑے گا، نہ دوسری پارٹی اسے لے گی، اور نہ ہی عوام اسے پسند کریں گے۔ عوام اس چیز کو پر سخت رد عمل ظاہر کریں گے، اور آئندہ الیکشن میں اس کو کسی قسم کا بھی کوئی رسپانس جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ یہی روایت ہے، اور انہی روایتوں کا امین برطانوی کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی ہمیں، خود مختاری ہمیں بہترین طریقے سے نظر آتی ہے۔ عدلیہ آزاد ہے اور خود مختار ہے، قانون کی حکمرانی اس کا ترائے امتیاز ہے، اس کو وہ لازم طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ جج جو ہیں وہ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہیں، ان پر فیصلے کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ ان کی جو ملازمت اور برطرفی کا طریقہ کار ہے وہ طے شدہ ہے، اور وہ اس طرح کا مطلب مخصوص طریقہ کار ہے کہ اس میں اگر اس کے خلاف کوئی سنگین الزام ہو، سنگین بدعنوانی ہو، انتہائی غلط قدم کام کیا ہو، کوئی مطلب بدعنوانی ہو، غداری کا ہو، یا آئین سے روگردانی کا ہو، تو پھر دونوں ایوانوں کی جو اکثریت ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرتی ہے، اور اگر وہ معاملات پروف ہو جاتے ہیں تو پھر اس جج کی برطرفی مطلب یقینی ہو جاتی ہے، ادروائز وہ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو کر فیصلے کرتے ہیں۔ جب ججز جو ہیں برطانوی عدالتوں میں آزاد ہوں گے، خود مختار ہوں گے، اور کسی دباؤ کے بغیر فیصلے کریں گے، تو لا محالہ وہ ان چیزوں سے ماورا ہو کر فیصلے کریں گے۔ ان کے سامنے جو اولین کام ہوتے ہیں وہ نمبر 1 قانون کی حکمرانی، رول آف لا قائم کرنا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ ان کی انٹیگریٹی، انہوں نے ہر کام دیانتداری سے کرنا ہوتا ہے، اور تیسری بات کہ انہوں نے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور کس طرح سے عوام کے لیے گنجائش جو ہے وہ نکالنی ہے۔ تو یہ برطانوی جوڈیشل سسٹم کا ترائے امتیاز ہے، اور کوئی فرد یا کوئی ادارہ عدلیہ کے کام میں کسی طور پر بھی مداخلت نہیں کر سکتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ برطانوی جو عدالتیں ہیں ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت کی جائے۔
कोई कर सकता है, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ जन्म देती है रूल ऑफ लॉ को, कानून की हुक्मरानी को। और ये बरतानिया में ना सिर्फ कोर्ट्स बल्कि जो पार्लियामेंट है वो भी, और जो एग्जेक्टिव है वो सब इस बात पर उनका ये मुत्फिका है, ये एक बात है कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको तरजीह देनी है, वो उनकी अव्वली तरजीह है। और इसके साथ साथ अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ देना है। इससे मुराद ये है, इसको हम सिंपली अगर हम बात करें तो इससे मुराद ये है कि तमाम अफराद बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक, ज़ात, रुतबा, ओहदा, वो कानून के सामने सब मसावी, छोटे बड़े का कोई फ़र्क नहीं। जब कानून के सामने आएंगे तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात जो है वो ये है कि किसी शख्स को बिला वजह कानून की गिरफ्त में नहीं लिया जाता। अगर किसी शख्स पर इल्ज़ाम है तो उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है और उसको ये बावर करवाया जाता है कि आप पर ये इल्ज़ाम है। अब उसको कस्टडी में नहीं लिया जाता, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसको ये सारी सूरत-ए-हाल बताकर उसको उसके घर जाने दिया जाता है। लेकिन इस बात का उसको पाबंद किया जाता है कि आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे और आप ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन तब तक आप मासूम हैं जब तक आप पर ये जुर्म साबित नहीं हो जाता। यानी वो आज़ाद है, जब तक जुर्म साबित नहीं होता वो आज़ाद है। और बिला वजह उसकी आज़ादी को, उसकी जायदाद को और उसको उसकी नक्लो हरकत को उससे महरूम नहीं किया जा सकता। ये हुकूमत के सबाबदीदी इख्तियारात नहीं हैं। लोगों को बुनियादी हकूक़ फ़राहम किए जाते हैं, उनकी ज़मानत दी जाती है। और यही वजह है कि लोगों को जब कानून की हुक्मरानी इस हवाले से मिलती है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मजरूह ना हों, तो फिर वो भी इसका एहतराम करते हैं। वॉलटियर ये बात कहता है कि अगरचे बरतानिया में कानून सख्त हो सकता है, मगर लोगों पर हुक्मरानी कानून से हो सकती है, सवाबदीद से नहीं हो सकती। तो ये बरतानवी कोर्ट्स का, ये बरतानवी पार्लियामेंट का तुर्रा इम्तियाज़ है कि एक तरफ उन्होंने कानून की हुक्मरानी पर ज़द नहीं आने दी। हर शख्स, यानी आप सिंपल सी बात ये कह लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर जो है पब्लिक ट्रेन में सफ़र करते हुए अगर वो उसके पास टिकट नहीं है तो उसको भी फ़ाइन हो जाता है। और अगर वो सड़क पर, रोड पर गाड़ी वो या उसके कोई अहल खाना में से चला रहा है तेज़ रफ्तारी से, तो वो उस पर भी वो फ़ाइन जो है वो लग सकता है। ये कानून की हुक्मरानी। तो दूसरी तरफ हम इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि लोगों को बुनियादी हकूक़ किस हद तक मुयस्सर हैं, यानी उन्हें उनकी आज़ादी से, उनकी जायदाद से और उनकी नक्लो हरकत से महरूम नहीं किया जाता। इसके अलावा हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिलचस्प चीज़ें भी देखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पहली चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं थी। कुछ और जिसमें हम ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कि बरतानिया में चीज़ें नज़रियाती तौर पर कुछ नज़र आती हैं, लेकिन हकीकी तौर पर वो हमें कुछ और नज़र आती हैं। उनमें बड़ा वाज़े फ़र्क पाया जाता है और उसकी वजह रस्म व रवाजात हैं, उसकी वजह रवायात हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि
इन रवायात की पाबंदी और इन रवायात का एहतराम बरतानवी कौम जो है वो दिलो जान से करती है और इसको वो किसी तौर पर भी इससे पीछे हटने को वो तैयार नहीं है। कुछ चीज़ें हम ये देखते हैं कि थ्योरेटिकली नज़रियाती तौर पर बरतानिया में इक़्तिदार का मालिक क्राउन है, किंग कह लें या क्वीन कह लें। पहले जो था वो बादशाह होता था, अब इस वक्त अरसा दराज से जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ है। तो मैं अब अभी भी और आइंदा भी आने वाले लेक्चर्स में अब क्वीन का जिक्र करूँगा। तो इससे मुराद जो है वो शख्स जो आइनी सरबराह है, वो किंग भी हो सकता है, वो क्वीन भी हो सकती है। तो चूँकि इस वक्त क्वीन है, हम उसको क्वीन की ही बात करेंगे। तो क्वीन जो है वो इक़्तिदार की मालिक है, मगर अमली तौर पर तमाम इख्तियारात व इक़्तिदार का सरचश्मा मंबा जो है वो पार्लियामेंट है। अब आइन जो है आइनी तौर पर नज़रियाती तौर पर उसको क्वीन को कहा जा रहा है, जबकि एक्चुअली हकीकी तौर पर हमें पार्लियामेंट जो है वो नज़र आती है। इसके अलावा इस बात पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है उसको क्वीन जो है वो मुस्तरद कर सकती है। नज़रियाती तौर पर उसको ये हक़ हासिल है, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि एक अरसा दराज से कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट्स की तरफ से कोई कानून बना के भेजा गया हो और उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, बादशाह या मलका की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ को या जो रिनाउंड पर्सनालिटीज़ होते हैं उनको कुछ एजाज़ात खिताबात से नवाजना होता है, तो ये भी क्वीन की आइनी तौर पर और नज़रियाती तौर पर ज़िम्मेदारी समझा जाता है, लेकिन अमली तौर पर ये भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना के हिस्से में आता है और वही ये सारा कुछ करते हैं। बस ये कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन जो है प्राइम मिनिस्टर की होती है और ये सारा कुछ करवाया या दिलवाया क्वीन से ही जाता है। लॉर्ड सांके के मुताबिक बरतानवी आइन में नज़रियात का हकीकत से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। तो इस बात को आप ये देख लें कि हमें नज़रियाती तौर पर कुछ नज़र आता है और इन रियलिटी वो चीज़ें कुछ और तरह से हो रही हैं, और ये फ़र्क है रवाजात और रवायात का कि जिसकी बिना पर सब उसकी कानून की तरह पाबंदी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें बरतानवी आइन में कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी नज़र आते हैं और इसमें भी यही एक ख़ास कानून हमें लागू नज़र आता है कि कानून की हुक्मरानी का और एक जो पॉलिटिकल सोशल इंटेग्रिटी और फिर फंडामेंटल राइट्स जो है, अब उनको किस तरह से हमने देखना है और किस तरह से इसको डिफेंड करना है। इसमें हम ये देखते हैं कि क्वीन हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कैबिनेट हो, दारुल उमरा जो एक रवायती तौर पर उमरा की एक बहुत बड़ी मतलब ऑनरेबल प्लेस है, और इसके साथ साथ हाउस ऑफ कॉमन्स उसमें हम ये देखते हैं दारुल अवाम के और साथ अदलिया। तो ये जिन चीज़ों को मैंने ज़िक्र किया है, जिन इदारों का मैंने ज़िक्र किया है, उन इदारों में कोई एक इदारा भी किसी तौर पर इस बात में अपनी मनमानी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मसलन पार्लियामेंट के दोनों ऐवान किसी बिल को मंजूरी दे देते हैं और वो उस वक़्त तक नाफिजुल अमल नहीं होगा जब तक उस पर क्वीन साइन नहीं कर देती। वज़रा का ताल्लुक़ जो है वो पार्लियामेंट से है और वो अपनी तमाम तर कारकर्दगी परफॉर्मेंस के हवाले से पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह हैं। इंतज़ामिया जजेस का तकर्रर करती है,
ججز کی تقرری ایگزیکٹو کی جورسڈکشن ہے، وہ ان کا اختیار ہے، لیکن معزولی جو ہے انہیں دباؤ سے بچانے کے لیے، ان کی آزادی اور ان کی جو ایک خود مختاری ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے معزولی جو ہے وہ ایگزیکٹو کا اختیار نہیں رکھی گئی، بلکہ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کی منظوری سے مشروط کر دی گئی ہے کہ وہ اس کو منظوری دیں گے تو تب یہ ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں۔ اب ہمیں یہ چیکس اینڈ بیلنسز اگر ہم امریکن کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں تو ہمیں پریزیڈنٹ، کانگریس اور جوڈیشری میں یہ ایک بہت بڑا ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ وہاں بھی اسی طرح سے بہت سخت جو ہے وہ معاملات ہیں چیکس اینڈ بیلنسز کے حوالے سے۔ ہے سیپریشن آف پاور، لیکن چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے وہ کہ کوئی ادارہ اپنی حدود سے باہر نکل کر نہ کھیلے، اپنے معاملات کو دیکھے، دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک پیچیدہ اور مرکب آئین، یہ اس لیے کہ اس میں یہ بات بار بار ہم نے کی کہ یہ غیر تحریری ہے، رسم و رواجات پر مبنی ہے، روایات اس کا حصہ ہیں، کچھ حصہ جو ہے وہ تحریری ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ غیر تحریری ہے۔ ایس ایم شاہد اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ روایات کے مطابق بادشاہ یا ملکہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک انہیں کابینہ مشورہ نہ دے، یعنی وہ اپنے یعنی جو کوئین ہے وہ اپنے تمام جو کام اس کے ذمے اختیارات کی سر انجام دہی کے حوالے سے جب تک کابینہ اس کو مشورہ نہیں دے گی وہ کوئی کام بھی نہیں کریں گے۔ حالانکہ آئینی طور پر ایسا نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ تھیوری اینڈ پریکٹس میں ہمیں فرق نظر آتا ہے، مگر رسم و رواجات کی پابندی اور روایات کا جو اثر ہے وہ اس حد تک ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آئین ہمیں ایک ہی وقت میں آمرانہ طریقہ کار کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے اور جمہوری اقدار کے ساتھ بھی نظر آتا ہے۔ یہ اس طرح سے ایک مرکب بنتا ہے اور ریاست کا سربراہ جو ہے وہ اس وقت کوئین ہے، جبکہ جمہوریت کے حوالے سے حکومت کی سربراہ جو ہے، حکومت جو ہے وہ پرائم منسٹر، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سادہ آسان الفاظ میں کہ جمہوریت کی سربراہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ دارالامراء جو ہے ہاؤس آف لارڈز وہ ایک اعلیٰ ترین عدالت کے طور پر سامنے آتی ہے اور ایپیلیٹ کورٹ ہے۔ یہ امراء اور مذہبی طبقے کی نمائندہ ہے۔ دوسری طرف دارالعوام جو ہے وہ عوام کا نمائندہ نظر آتا ہے اور جمہوریت کا نمائندہ نظر آتا ہے۔ دارالامراء کے اختیارات عملاً ختم ہو چکے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ رسمی طور پر نظر آتا ہے اور روایتی طور پر نظر آتا ہے۔ اصل طاقت جو ہے وہ دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز کے پاس ہے اور اس کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں ہے۔ یعنی ہاؤس آف کامنز نے جو قانون پاس کر دیا ہے، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اس کو کسی طور پر بھی انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر اعظم چودھری اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگرچہ انگریز قوم جو ہے وہ روایت پسند ہے، لیکن جمہوری روایات کی دل دادا ہے، جمہوری روایات کا دل سے احترام کرتی ہے، اقلیت اکثریت کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے اور اکثریت اقلیت کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ قائد ایوان بہت حد تک
चुकन्ना होता है। अपोजिशन लीडर के हवाले से वो कोई ऐसा मौका नहीं देता कि अपोजिशन लीडर को बात करने का यानी तनकीद करने का मौका मिले। इसके साथ साथ वो अपोजिशन लीडर को मुल्की मामलात में साथ लेकर चलता है ताकि कौमी मामलात में मुकम्मल हम आहंगी और यकजहती बरकरार रहे। ये है आज का लेक्चर। फीडबैक दीजिएगा, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।